वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ISPCS विद्यालय। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस करेंगे। चलिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इंडियन पॉलिटी में, जहाँ पे आपको कैसे पढ़ाया जाता है, वेरी सिंपल तरीके से पढ़ाया जाता है। तो इंडियन पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत यूपीएससी के लिए जो पॉलिटिकल के लिए बुक है उससे पढ़ रहे हैं हम, वाला पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें हम पढ़ रहे थे 33वां चैप्टर, जिसका नाम था राज्य विधानमंडल। वो आज भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आधा चैप्टर भी बचा हुआ है। आज हमें पढ़ना था कि विधानमंडल के जो सदस्य हैं, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हो चाहे विधान परिषद के सदस्य हो, उन लोगों का जब चुनाव हो जाता है तो कैसे वो पद पर आते हैं। एक शपथ की प्रक्रिया है, आप सभी जानते हैं। कोई भी जो पद धारण किया जाता है उससे पहले एक शपथ ली जाती है। तो जो विधानमंडल के सदस्य हैं, अर्थात विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद दोनों सदन है, दोनों सदनों में से जो भी व्यक्ति है वो हर व्यक्ति क्या होता है, शपथ लेता है। ठीक है, कैसे शपथ लेता है? राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, या राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे। कोई ऐसे हालात हो जब राज्यपाल खुद से ना शपथ दिलवा पा रहे हो, वहां पे नहीं है, अपनी उपस्थिति नहीं है उसकी, तो फिर क्या होगा कि वो किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, है ना, कि आप मेरे बेसिस पर जाइए और शपथ दिलवाइए। ठीक है, उसके लिए प्रोसीजर होगी, ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया उन्होंने बोल दिया और जाके हो गई प्रोसीजर। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए शपथ। ठीक है, क्या है? विधानमंडल के सदस्यों की शपथ की बात हो रही है, चाहे वो विधान परिषद के हो चाहे फिर विधानसभा के हो। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि शपथ डालनी है ना। क्या है शपथ? विधानमंडल के प्रत्येक सदन के प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि विधानमंडल में दो सदन है ना, विधान परिषद और विधानसभा, तो वहां के हर सदस्य को क्या होता है, शपथ लेनी होती है, जो किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। चलिए कैसे लेते हैं इसको? विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक सदन, चाहो तो ब्रैकेट में आप लिख लो ऐसे, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद, ठीक है, के प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल, ठीक है, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करनी होती है। ठीक है, अच्छा, ये बात समझ आ गई, एकदम क्लियर हो गया। अब शपथ में एक्चुअली में होता क्या है, जब वो लेते हैं शपथ तो क्या होते हैं, क्या मैंने आपको 2-3 लाइन एकदम रटा दी है कि जब भी शपथ ली जाएगी तो एक बात कॉमन रहेगी कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ठीक है, मैं भारत देश की अखंडता, संप्रभुता और अक्षुण्णता को बनाए रखूंगा, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। ठीक है, ईमानदारी से करूंगा। तो हम लिख लेते हैं कि शपथ में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी शपथ होती है ना। शपथ में ये तो शपथ की प्रोसीजर है कि शपथ किसने दिलाई, किसको दिलाई। ठीक है, ये है कि शपथ में है क्या एग्जैक्टली, रट लेना है, फिर भी मैं लिखवा देती हूं। मैं संविधान के प्रति, भारत के संविधान की बात है, ठीक है, अब इतने छोटे बच्चे नहीं होंगे खाली संविधान लिखो तो समझ ना पाओ, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ठीक है, पहली बात हुई। दूसरी बात क्या हो सकती है? मैं भारत देश की अखंडता, संप्रभुता, अक्षुण्णता को
बनाए रखूंगा। ठीक है, तीसरा क्या है, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करूंगा, है ना, ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, आगे बात समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। समझ आ गया, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसी आपको सुविधा लगे करिए। ब्लू वाली हेडिंग थोड़ी सी वो दिख रही है, ब्लर ब्लर सी डिस्प्ले में। ठीक है, चलिए अब ये विधानमंडल में शपथ जो प्रोसीजर थी वो हो गई। अब हम पढ़ते हैं विधानमंडल में स्थानों की रिक्तता। स्थानों की रिक्तता मतलब जो पद हैं, जो सीट्स हैं वहां पे वो खाली कैसे हो रही है, क्या क्या ऐसे हालात होते हैं जब विधानमंडल के सदस्य या तो हट रहे होंगे, कभी पद खाली होंगे, वैसे जब वो हटेंगे उस सीट पर नहीं रहेंगे, तो क्या ऐसे कारण हो सकते हैं। जैसे है कि दोहरी सदस्यता, अगर विधानमंडल के दोनों सदनों का कोई व्यक्ति सदस्य है या बनना चाहता है तो क्या होगा, वो नहीं रह सकता है ना। देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, विधानमंडल की बात हो रही है, वो दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हुआ, विधानसभा के लिए भी और विधान परिषद के लिए भी, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो दोनों सदनों का सदस्य बना रहे? ये पॉसिबल नहीं है, तो उसे किसी न किसी सदन के पद को रिक्त करना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा। अपने आप ही वैसे एक पद की उसकी एक पद खाली हो गया है ना। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर कुछ ऐसे हालात हो जो वो खुद से त्याग पत्र कर दे, है ना, वो मतलब उसको लगे कुछ भी, उसका अपना पर्सनल रीजन हो सकता है, इन रीजंस के तहत वो क्या करे, वो त्याग पत्र दे दे, या फिर क्या हो, निर्हर घोषित हो जाए, यानी कि अयोग्य हो, है ना, किसी कारणवश जो भी चीजें सामने आई हो या जैसी भी चीजें हो तो वो अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र बता दें हमने। अच्छा, एक और है कि अनुपस्थिति, अगर 60 दिन की है, शायद 60 दिन की है, कि अगर व्यक्ति जो भी है सदस्य वो बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसको उस पद को रिक्त मान लिया जाता है, यानी कि वो बंदा वहां पे अब नहीं है सदन में, वहां का सदस्य नहीं है, ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है। तो आप हेडिंग डालिए स्थानों की रिक्तता। ठीक है, स्थानों का रिक्त होना या स्थानों की रिक्तता जैसे समझ है डाल लीजिए। विधानमंडल की बात है सारी, स्थानों का रिक्त होना, ठीक है, मोटी मोटी हेडिंग लिखते रहेंगे हम। देखिए पहला क्या है, बता चुके हैं आपको, दोहरी सदस्यता। ठीक है, निर्हरता यानी कि अयोग्यता, निर्हरता, ठीक है, अयोग्य घोषित बता चुकी हूँ, त्याग पत्र बता चुकी हूँ। ठीक है, दोहरी नागरिकता समझा दिया, क्या समझा, निर्हरता समझा दिया, वो अयोग्य हो जाता है, घोषित त्याग पत्र वो पूछते थे, अनुपस्थिति आपको बताई गई कि जब 60 दिन से ज्यादा के लिए वो गायब है बिना किसी अनुमति के, तो बिना किसी पूर्व अनुमति के अगर कोई व्यक्ति 60 दिन से ज्यादा सदन में अनुपस्थित है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा कि भाई वो पद रिक्त है। ठीक है, और अन्य मामले भी कुछ हो सकते हैं, अन्य मामले भी हम लिख लेते हैं, है ना। इनके अलावा अन्य मामले डाल लीजिए हेडिंग में। किसके लिए है अन्य मामले, स्थानों के रिक्त होने के लिए अन्य मामले हैं। ठीक है, अगर न्यायालय ने उसके चुनाव को ही क्या कर दिया, निर्भर घोषित कर दिया। ठीक है, न्यायालय ने निर्वाचन को निर्भर घोषित कर दिया। ठीक है, निर्वाचन को निर्भर घोषित कर दिया तो ये क्या हालात होंगे, पद रिक्त हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई। जब वो अयोग्य हो गया, निर्भर घोषित हो गया तो ऐसे में क्या होगा, अयोग्य घोषित हो गया तो
पद पे तो नहीं बना रहेगा, जाहिर सी बात है पद कैसा हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा, यानी कि पद खाली हो जाएगा। और क्या, अगर उसे सदन से निष्कासित कर दिया होगा कोई भी कारण जिसकी वजह से सदन से निकाल ही दिया गया, तो फिर क्या पद तो रिक्त होगा ऑटोमेटिक, या नहीं होगा? ठीक है, सदन से निष्कासित होने पर, है ना, होने पर आ रही है ना बातें समझ में? ऐसा तो नहीं है कुछ समझ में ना आ रहा, जो नहीं आ रहा होगा तो फटाफट से बता देना। अगर वो व्यक्ति जो भी सदन का सदस्य है वो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने जा रहा है या फिर राज्यपाल का पद ग्रहण करने जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा, ये जो विधानमंडल की सदस्यता है ये उसको पद रिक्त माना जाएगा, उसकी सदस्यता हट जाएगी उसे वहां से। ठीक है, तो यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद संभालने जा रहा है, ठीक है, संभालने जा रहा हो, है ना, और सेम ऐसे यदि राज्यपाल का पद संभाले, तो ये दोनों ही सिचुएशन कैसी हैं? ठीक है, चाहे वो राज्यपाल का पद संभाल रहा हो, उसे मतलब निर्वाचित हो गया ना, चाहे सी बात है, उसका निर्वाचन उस पद के लिए हो गया, यानी कि अगर उसका राष्ट्रपति या उपसभापति के लिए निर्वाचन हो जाए, निर्वाचन शब्द भी लिख लो, ठीक है, या उसका राज्यपाल के लिए निर्वाचन हो जाए, ठीक है, तो ऐसे हालातों में क्या होगा, ये दोनों ही हालात क्या करेंगे, सदन की जो विधानमंडल के सदन की सदस्यता है उसको रिक्त कर देंगे, यानी कि वहां का पद जो है वो उस व्यक्ति का पद खाली हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के लिए उसका निर्वाचन हो चुका है या फिर राज्यपाल के पद के लिए उसका निर्वाचन हो चुका है। ठीक है, तो लेट मी चेंज दिस डिस्प्ले। हाँ, जब छोटा सा कोई टॉपिक है वो भी आ जाएगा यहाँ पे, छोटा सा टॉपिक। अब वैसे क्या है इसमें टॉपिक, अच्छा विधानसभा के पीठासीन अधिकारी की बात है ना, हम विधानसभा के पीठासीन अधिकारी की भी बात पढ़ेंगे और विधान परिषद के भी पीठासीन अधिकारी की बात पढ़ेंगे। तो आपको पता है विधानसभा में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, और आपके विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। पर मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं आएगा पूरा, तो मैं चेंज कर देती हूँ डिस्प्ले, फिर पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं आ जाना चाहिए वैसे, लेकिन बच्चा बच्चा बड़ा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, यानी कि जैसे कि आपके विधानसभा है वहां पे आपके कौन है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो चलिए हेडिंग डालिए आप विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी। ठीक है, हम उसमें दोनों का पढ़ लेंगे, विधानसभा का भी विधान परिषद का भी। चलिए हेडिंग पहले थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए विधानमंडल में दो सदन है आपके, राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, तो वहां पे दो सदन है आपके, एक तो आपका विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा में आपके होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो वहां के पीठासीन अधिकारी होते हैं। जो विधान परिषद होती है वहां पे कौन होते हैं, वहां पे होते हैं आपके सभापति और उपसभापति। ठीक है, ये क्या है, वहां के पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, जो वहां पे जितनी भी व्यवस्था है, जितने भी अधिकारी लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा विशेष है कौन, जिनकी बातें सुनी जाएगी, जिनके निर्णय माने जाएंगे, जिनके फैसले माने जाएंगे, वो कौन है, पीठासीन अधिकारी। ठीक है, तो वो कैसे चुने गए, जितने सदस्य, मान लीजिए विधानमंडल में विधानसभा के चुनाव की बात हो रही है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो जितने सदस्य आपके विधानसभा में उन्हीं में से किसी एक को चुनकर क्या बना दिया जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सेम ये प्रोसीजर क्या होती है, विधान परिषद में होती है। जितने भी सदस्यगण हैं उनमें से ही किसी एक को चुनकर आपस में ही सदस्यों में से किसी एक को बना दिया जाता है आपका सभापति और उपसभापति। इसमें जो सिलेबस में इंडियन पॉलिटी के दे रखा है वो थोड़ा सा और भी था एक चीज, कि इनके पदों को रिक्त कैसे, इनके पदों का रिक्त होना के बारे में थोड़ा सा था कि सपोज मान लीजिए विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के पदों का रिक्त होना, या ऐसे बोल दिया जाए सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना। क्या हालत है, देखिए सीधी सी बात है, या तो इनकी सदस्यता ही समाप्त हो जाए तो वो पद रिक्त हो जाएगा, या त्याग पत्र दे दे, मान लीजिए अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, या तो यह त्याग पत्र दे दे। ठीक है, अगर अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को दे देगा त्याग पत्र, उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को त्याग पत्र दे देगा। दूसरा क्या थी, सदस्यता ही समाप्त हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है, अगर बहुमत मिलके इनको हटाना चाहे, उस सदन की बहुमत मिल जाए, है ना, यानी कि वहां पे 100 लोग हैं तो उसमें से कम 60 लोग तो कम से कम क्या होने चाहिए, इनके उसमें हो कि इनको जी हटाओ, इस पद से हटाओ या इनको सदन से हटाओ, जैसे भी इनकी प्रोसीजर होती हो, तो वो अगर विपक्ष में है बिल्कुल ही, हालांकि इनके ही सदन के सदस्य हैं, सेम सदन के, क्योंकि सदस्यों के बीच में से तो चुने जाते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। ठीक है, जैसे एक क्लास का मॉनिटर चुना जाता है तो एक क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं उनमें से कोई एक
चुना जाता है ना, ऐसा तो नहीं कि 6th क्लास का मॉनिटर बनना है और कोई 8th क्लास का बच्चा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। 6th क्लास के ही बच्चों में से कोई एक 6th क्लास के मॉनिटर के लिए चूज किया जाता है, ठीक है। तो तो ऐसा क्या होगा कि अगर वो सारे बहुमत मिल गया, अगर उसको उस पद से हटाना चाहे तो भी वो पद रिक्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि 14 दिन यानी कि 14 डेज से पहले कम से कम इसकी पूर्व अनुमति दी जाती है कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है, इनको हटाने के लिए हम प्रस्ताव लाएंगे, जो भी चीज है। तो हमने हेडिंग डाल दिया, क्या है, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, हेडिंग, ठीक है। विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग करेंगे विधानसभा के सदस्य से और विधानसभा के अध्यक्ष से, ठीक है। विधानसभा का, अगर विधानसभा का हम देखें तो कौन है, यहाँ कौन होता है, सभापति, सॉरी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। उपाध्यक्ष, ठीक है। इज इट क्लियर? विधानसभा में आपके कौन है, ये क्या है, इन्हीं के विधानसभा के सदस्यों में से ही कोई एक सदस्य चुना जाएगा जो क्या बनेगा, अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष। लिखने की जरूरत है, समझ आ गया मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर ये सवाल आ जाए कि अध्यक्ष के पद रिक्त होने, अध्यक्ष के पद की रिक्तता क्या क्या हालत है ना, बता दिया है, लिखवा भी देती हूँ। मैं भरोसा नहीं कर रही हूँ कि आप लोग लिख लोगे, हो सकता है अभी नहीं नोट करो, बाद में भूल जाओ। तो क्या है, सदस्यता समाप्त होना, पहला कारण क्या हो सकता है, सदस्यता समाप्त होना, है ना। पहला रीजन क्या हो सकता है अध्यक्ष के पद का रिक्त होने का, कि सदस्यता ही समाप्त हो जाए। दूसरा क्या होगा, यदि वो त्याग पत्र दे स्वेच्छा से, त्याग पत्र तो अपनी इच्छा से दिया जाता है ना, ये याद रखना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, ठीक है। तो अभी अध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देते है ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा अपना त्याग पत्र, ठीक है। इज इट क्लियर? तीसरा क्या है, बहुमत, इनको पद से हटाना चाहे, है ना। तो क्या होगा, 14 दिन पूर्व ही ऐसा प्रस्ताव लाना होगा, कम से कम, है ना। अगर किसी व्यक्ति को, हाँ, सदस्य को, माने कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाना है, उनके सदस्य के सदन की सदस्यता समाप्त करानी है, तो क्या होगा, कम से कम 14 दिन पहले ऐसा प्रस्ताव सदन में आ जाना चाहिए और वो विशेष बहुमत से पारित भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने 14 दिन पूर्व ला दिया प्रस्ताव, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिली, बहुमत भी मिले और ठीक ठाक मात्रा में मिले, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उनको ये सदस्यता अपनी त्याग सकते हैं, यानी कि इनको पद से हटना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इनकी, क्योंकि हमने क्या समझ लिया कि ये इनके पद कैसे कैसे रिक्त होते हैं, तो हम इनके थोड़े से कार्य के बारे में भी समझ लेते हैं, कार्य की शक्तियों के बारे में समझ लेते हैं। लिखते हैं हम, अध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष की कार्य और शक्तियां क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो भी वहां की कार्य प्रणाली है, ठीक है, तो वो सुचारू रूप से चल पाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, अध्यक्ष की होगी। जो विधानमंडल का सदन है, वो भी जो विधानसभा की सदस्यता या विधानसभा की सदन की बात करें, विधानसभा जो अपने एक सदन उसकी बात करते हैं, तो उसकी कार्य प्रणाली कैसी चल रही है ना, वहां की व्यवस्था
व्यवस्था कैसी चल रही है, सही चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है, कोई कठिनाई तो नहीं आ रही, किसी गलत वे में तो नहीं चल रही। तो इस सब का ध्यान कौन रखेगा और इस सब की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसकी है? अध्यक्ष की है। ठीक है, वही एक तरह से अंतिम जिम्मेदार व्यक्ति है सदन विधानमंडल में विधानसभा के सदस्यों की, या विधानसभा जो सदन है उसका अंतिम जिम्मेदार किसको आप मान सकते हो? अध्यक्ष को। ठीक है, तो कार्य प्रणाली को या जो भी कार्य है वहां पे होने वाले है ना, तो उनको सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्था शिष्टाचार बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो कौन जिम्मेदार है वहां पे? वो जिम्मेदार है आपके अध्यक्ष जी, है ना। कार्यवाही को सुनिश्चित करने ठीक है, सुनिश्चित करने, सुचारू रूप से चलाने, शिष्टाचार बनाए रखने, शिष्टाचार एवं व्यवस्था बनाए रखना अध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी है ना। सबसे पहला काम यानी कि अध्यक्ष का क्या है कि कार्यवाहियों को सुचारू रूप से चलाना, उनकी जो व्यवस्था है, उनका जो शिष्टाचार है उसको अच्छे से बनाए रखना, ये सारा काम किसका होना चाहिए? किसकी प्राथमिकता पे आना चाहिए? ये काम आना चाहिए आपके अध्यक्ष के, यानी कि जो विधानमंडल में विधानसभा के अध्यक्ष जी हैं उनके काम में ये चीज आनी चाहिए। भाई आपकी माया हमें बहुत दुखी कर रही है। ठीक है, चलिए दूसरा काम क्या हो सकता है? अगर कोरम अनुपस्थित है ना, कल आपको पढ़ाया था कोरम कौन होते हैं? कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, व्यक्ति ही होते हैं, लेकिन कोरम क्या है वैसे पढ़ना, मतलब कोई एक किसी इंसान का नाम नहीं है, कहने व्यक्ति से मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं है कोरम। ठीक है, हालांकि कोरम में होते इंसान भी। ठीक है, कल पढ़ाया था, अभी बताऊंगी नहीं। कोरम की अनुपस्थिति में अध्यक्ष सदन की बैठक को बुला भी सकते हो और स्थगित भी कर सकते हैं। सदन की बैठक बुला भी सकते हैं और स्थगित भी कर सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके? फेड होने लगे कलर। अच्छा, आपको पता है ना कि जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होता है? प्रथम मामले में तो वो निर्वाचन नहीं करते हैं, लेकिन अगर दोनों साइड से निर्वाचन जो हो बराबर बराबर चल रहा है तो ऐसे हालात में क्या करते हैं? वो निर्वाचन फिर कर देते हैं, यानी कि अपना वोट डालते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अध्यक्ष प्रथम निर्वाचन नहीं करते हैं, परंतु दोनों तरफ मत बराबर होने पर वो मतदान करते हैं। ठीक है, तो लिखिए अध्यक्ष प्रथम मामले में मत नहीं देते हैं। अध्यक्ष प्रथम मामले में मत नहीं देते हैं, ठीक है, परंतु मत बराबर होने पर मतदान करते हैं। ठीक, पहले तो उनका मतदान में कोई रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हालात ऐसे हो कि दोनों बातों के लिए, चाहे वो पक्ष की बात हो विपक्ष की बात हो, मतलब
एक बंदा फेवर में है, कुछ बंदे फेवर में है, कुछ उसी प्रपोजल के लिए अगेंस्ट में है, तो जब उन्हें लग रहा हो कि भाई कोई फैसला ही नहीं निकल के आ रहा है, दोनों साइड बराबर बराबर व्यक्ति ही वो मतदान कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, अध्यक्ष जी अपना रोल निभा देंगे और क्या करेंगे, वो मतदान कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, जो अध्यक्ष होता है अध्यक्ष जो होता है, हाँ ठीक है, जो अध्यक्ष, जैसे कोई विधेयक आया सदन में, जब कोई विधेयक आता है तो जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा के, वो डिसाइड करते हैं कि जो ये विधेयक आया है ये वित्त विधेयक है या फिर ये कोई और सा विधेयक है, यानी कि वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसने लिया, इसका निर्णय लिया आपके अध्यक्ष जी ने। तो अध्यक्ष जी के कार्य और बढ़ गए, वो क्या है, कोई विधेयक, लिखिए, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, जो बातें 10वीं अनुसूची में लिखी हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसका डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। जो बातें 10वीं अनुसूची में लिखी है जिसकी वजह से व्यक्ति निर्भर घोषित हो सकता है, 10वीं अनुसूची, कल ही पढ़ाई ये बात मैंने, ठीक है, 10वीं अनुसूची में लिखी बातों की वजह से जो व्यक्ति निर्भर घोषित हो सकता है सदस्यता के लिए, अगर ऐसे कोई विवाद, ऐसे कोई मुद्दे उठते हैं तो उन पर निर्णय कौन देगा, उन पर निर्णय देंगे आपके अध्यक्ष जी। ठीक है, 10वीं अनुसूची में उठे निर्भरता के मुद्दे या मामले पर अध्यक्ष निर्णय कर सकते हैं। इज इट ओके? Is it not so easy and so simple class as you can find कि ये सच में बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्लास है। मेरे हिसाब से इंडियन पॉलिटी में आपसे कहीं किसी तरह की कोई भूल नहीं होनी चाहिए, बशर्ते यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ आपको खुद अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं, आपको 2-4 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये इतने सिंपल नोट्स होंगे जो आप बनाओगे, जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, इसमें इंडियन पॉलिटी इतने को आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये पढ़ने के बाद आपको कुछ छूटना भी नहीं है शर्त के साथ। ठीक है, तो इसको आप इतने प्यारे नोट्स बनेंगे ना, जब आप ये बना रहे हो नोट्स, आपको खुद को समझ आ रहा होगा, तो आपकी इंडियन पॉलिटी में तो आप मार्क नहीं खा सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में अभी गारंटी नहीं ले रही हूँ, उसकी भी लूंगी कुछ समय बाद लूंगी, लेकिन गारंटी अभी नहीं ले पा रही हूँ गारंटी। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। कहाँ बचा? ठीक है, 10वीं अनुसूची वाले विषय के बारे में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, जो अध्यक्ष होते हैं ये विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, है ना? अगर अध्यक्ष जी हैं, है ना, बड़े व्यक्ति हैं, एक तरह से माना जाए विशेष अधिकार वाले व्यक्ति हैं एक तरह से, है ना, तो यही करेंगे ना, और तो कोई एक्स्ट्रा में इतना शक्तिशाली नहीं होगा मेरे हिसाब से। अध्यक्ष उनका नाम में ही अध्यक्षता आ रही है ना, तो हम लोग बोलते हैं ना कहीं अध्यक्ष लग रहे हो क्या, यानी कि आपके पास काफी सारी शक्तियां हैं, है, और आप काफी कार्यों को करने के लिए अधिकारी भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या करते हैं अध्यक्ष जी, विधानसभा के अध्यक्षीय समिति की है ना, कौन कर रहा है ये सब कुछ? अध्यक्ष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विधानसभा के सभी समिति अध्यक्षों की, अच्छा, अध्यक्षीय समिति अध्यक्षों, ऐसे लिखा, समिति अध्यक्षों, ठीक है, की नियुक्ति करते हैं।
ठीक है। विधानसभा के सभी समिति अध्यक्षों की नियुक्ति कौन कर रहा है? आपके अध्यक्ष जी कर रहे हैं। कहाँ के अध्यक्ष जी? भाई विधानसभा के, है ना, विधानमंडल में जो सदन है विधानसभा वहां के, ठीक है। और कुछ मेरे हिसाब से अगर सिलेबस में जितना लिखा हो, है ना, इतना विधानसभा अध्यक्ष के विषय में इतना ही है शायद। अच्छा, एक और बात लिख दो, अगर सदन का नेता, विधानसभा की बात हो रही है ना, अध्यक्ष वही है, अगर सदन का नेता इनसे आग्रह करता है कि भाई हमें ना थोड़ी गुप्त बैठक बिठानी चाहिए, तो उसकी परमिशन, उसकी इजाजत कौन दे सकता है? आपके अध्यक्ष जी। सदन के नेता द्वारा गुप्त बैठक की मांग पर परमिशन, सहमति अध्यक्ष दे सकते हैं। ठीक है, कहीं पे दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो मुझे बता दीजिए, नहीं है तो आप लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो कर लीजिए। ठीक है, जैसे विधानमंडल में, विधानसभा में आपने अध्यक्ष पढ़े ना, अब हम पढ़ेंगे विधानमंडल में विधानसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। चलिए, बेसिकली कुछ इतना खास पढ़ना नहीं, आपने विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ लिया, सेम टू सेम सारे प्रोसेस विधानसभा के उपाध्यक्ष के लिए, ठीक है। उनका चुनाव, उनके पद रिक्त होना, है ना, वो सब सेम है। और उनकी अनुपस्थिति में उनके जो कार्य हैं, सभापति, अध्यक्ष जी के जो कार्य हैं, उनकी अनुपस्थिति में वो सभी कार्य बिल्कुल एज इट इज उप सभापति को करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी परिवर्तन है नहीं, उनकी नियुक्ति हो रही है वैसे ही सदस्यों के बीच में से, वैसे ही उनके पद रिक्त हो रहे हैं, वही उनके कार्य प्रणाली है। तो उपाध्यक्ष की भी आप हेडिंग डाल लीजिए, उपाध्यक्ष, और लिख दीजिए नीचे की बिल्कुल सेम अध्यक्ष की तरह। ठीक है, अच्छा, तो हम इसके बारे में डिस्कस क्योंकि एज इट इज है सेम, तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ना लिखने की इतनी खास जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हमारा है एक सिलेबस में थोड़ा सा विधान परिषद की, जो विधान परिषद है ना, वहां के पीठासीन अधिकारी क्या है? सभापति और उपसभापति। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि विधान परिषद, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी ना, अभी हमने पढ़ा था विधानसभा, है ना, विधानसभा में आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद। विधान परिषद में है आपके सभापति और उपसभापति। मात्राएं एक्स्ट्रा लगी जा रही हैं, मात्राएं फ्री क्या रही हैं, लगाए जा रही हैं। चलिए, अच्छा, इनका चुनाव कैसे होगा भाई? इनका चुनाव भी बिल्कुल वैसे होगा जैसे आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच होता। कैसे कि सदस्यों के बीच में से ही किसी एक को उठा के आपको सभापति या फिर उपसभापति बनाना है। ठीक है, इनके पदों की रिक्तता में क्या विशेष होगा? कुछ नहीं, सदस्यता, अगर कार्यकाल जब तक चल रहा है सदस्यता बनी हुई, कार्यकाल समाप्त हो जाता है सदस्यता समाप्त हो जाती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति सबके लिए सेम चीज है, रीजन। ठीक है, दूसरा आपका है त्यागपत्र, है ना, सभापति जी उपसभापति को त्याग दे दे, उपसभापति जी अपना त्यागपत्र सभापति को दे दे, अध्यक्ष जी अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे दे, उपाध्यक्ष जी अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, तीसरा कारण सेम है कि जब वहां पे बहुमत से उनको हटाने की कोशिश की जाए, जिसकी पूर्व सहमति अनुमति 14 दिन पहले ही लानी पड़ेगी। ठीक है, वो अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, सभापति के लिए और उपसभापति के लिए सबके लिए ही सेम प्रोसीजर आती है, उनके हटाने की भी सेम प्रोसीजर होगी। अब हम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है, हमें थोड़ा सा कार्य के बारे में पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो हम हेडिंग डालते हैं आपके
सभापति की शक्तियां एवं कार्य, ठीक है। सभापति के शक्तियां एवं कार्य। विधान परिषद में आपके सभापति जी है ना, तो हम लिखते हैं सभापति। बाकी आप हेडिंग ऐसे डाल लीजिएगा कि ये चीजें सेम है, ऑलमोस्ट शक्तियां, कार्य और शक्तियां थोड़ी सी अलग है, इसलिए हम लिख रहे हैं। कहीं सोचते रहो कि भाई हमने क्या लिखा है, तो अभी आप शॉर्ट में लिख लीजिए कि सेम उनके तरह, बाद में घर जाके अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है। सभापति के कार्य में कभी इस जो मैं लिख रही हूँ बस उसी के भरोसे रहें और आप देखें कि सभापति के सीधे कार्य और शक्तियां लिखा है, बाकी कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। बार बार दोहराने की चीजों को कोई जरूरत नहीं है। सभापति, उपसभापति, है ना। तो सभापति के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या हो सकती हैं या क्या क्या हैं वो जान लेते हैं हम। अब समझिए इस बात को कि ज्यादातर चीजें जो हैं वो सिमिलर हैं, बिल्कुल एज सेम एज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम निकला। अब इनके जो कार्य एवं शक्तियां हैं ना सभापति के, उसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, ऑलमोस्ट ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ही तरह कार्य कर रहे हैं। देयर इज लिटिल बिट चेंज, दैट इज कि जब कोई विधेयक आता है तो उसे धन विधेयक माना जाए या फिर कोई वित्त विधेयक माना जाए, किसी और तरह का विधेयक माना जाए, कि कौन डिसाइड कर रहा है, अध्यक्ष, है ना। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारी चीजें कौन कर रहा है, उपाध्यक्ष। बट एक अलग चीज वो सिर्फ सभापति के लिए क्या है कि सभापति को ये वाला अधिकार नहीं है कि वो किसी विधेयक को वित्त विधेयक या फिर कोई और विधेयक घोषित कर सके, ठीक है। बाकी बिल्कुल सारी चीजें सेम है, लिख लीजिए एज सेम एज अध्यक्ष, यहाँ पे भी लिखिए एज सेम एज अध्यक्ष, मैं भी लिख देती हूँ अध्यक्ष, है ना। परंतु एक विशेषाधिकार नहीं है कि किसी विधेयक को वित्त विधेयक घोषित करें या ना करें। उनका क्या था, किसी विधेयक को वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन कर रहा था, आपके अध्यक्ष जी कर रहे थे, और उनकी अनुपस्थिति में आपके उपाध्यक्ष भी सेम वही काम करेंगे, क्योंकि इनको उनकी जगह पे उनके सारे काम सेम टू सेम उनके हो जाएंगे। ऑलमोस्ट आपके सभापति के भी सेम ही काम है, लेकिन एक छोटा सा जो विशेषाधिकार है, छोटा सा या बड़ा सा जैसा भी आपको समझ आए, वो विशेषाधिकार जो वित्त विधेयक, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है का निर्णय, वो आपके सभापति या फिर उपसभापति को नहीं है, ठीक है। उपसभापति के लिए आप सेम लिख लेना, है ना। मैं लिख अपने तरफ से लिखूं ताकि आपको याद रहे। उपसभापति एज सेम एज सभापति, राइट। भूलने का कोई अब टेंशन ही नहीं है, ठीक है, कि आप भूल जाओगे, गलत कर दोगे कुछ नहीं। चलिए, अब जो राज्य विधानमंडल में सत्र होते हैं ना, सदन में जो सत्र होते हैं ना, जो बैठकें होती हैं, स्थगित हुई या विघटित हुई या सत्र चल रहा है, ये सारी चीजें जो सदन में हो रही हैं, इनके विषय में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। वो क्या है, तो हम हेडिंग डाल सकते हैं, और हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए, सिलेबस में देखते हैं, राज्य विधानमंडल सत्र, हाँ, हेडिंग डालिए राज्य विधानमंडल सत्र।
पता है क्या क्या आता है, सत्र को बुलाना, सत्र को विघटित करना, सत्र का स्थगन करना, सत्र का परमानेंट स्थगन करना, वो सारी चीजें क्या है और किसमें आएंगी, इसी में आएंगी। ठीक है, आहत करना है ना, आहूत करना। क्या होता है, राज्यपाल जो है वो विधानमंडल के दोनों सदनों को की बैठक को या सत्र को समय समय पर बुलाता रहता है ना। तो हम लिख सकते हैं कि राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र को बुलावा भेजता है। हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। चलिए, अच्छा एक बात आप जान लीजिए कि जो सत्र होता है, जो सदन में सत्र होते हैं वो क्या होता है, इनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, साल में कम से कम 2 बार तो होनी चाहिए। कई बार हो सकती है, अधिक बार हो सकती है और होती भी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सत्र अभी चला था और उसके 7 महीने का आपने गैप करके अगला सत्र चलाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने से ज्यादा का गैप आप एक सत्र के दूसरे सत्र के बीच में नहीं दे सकते। तो कम से कम एक साल में 2 बैठकों का होना आवश्यक है, 2 सत्र का चलना आवश्यक है। ठीक है, तो इतना जरूरी है, लिख देते हैं हम। साल में कम से कम 2 बैठक होनी आवश्यक है ना। एक सत्र से दूसरे सत्र में, दूसरे सत्र के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल ना हो, है ना। अंतराल ना हो, इज इट क्लियर। ठीक है, अंतराल ना हो। चलिए, स्थगन, अभी आहूत करना लिखा हमने, अब लिखते हैं स्थगन, है ना। क्या हो सकता है, सदन को स्थगन करना यानी कि सदन की कार्यवाही को रोकना। ठीक है, अब रोका ऐसे भी जा सकता है कि कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया, कुछ उन्हें दिक्कत महसूस हुई, उन्होंने कहा 2 घंटे बाद, 2 घंटे के लिए सदन स्थगित की जाती है। ठीक है, 2 घंटे बाद दोबारा से सदन को स्टार्ट कर लिया गया। हो सकता है सदन को 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए स्थगित किया हो सकता है 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया हो सकता है 1 महीने के लिए स्थगित किया होगा, और कई बार स्थगन स्थिर होते हैं यानी कि परमानेंट स्थगित हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, जरा लिखते हैं। सदन मतलब स्थगन है ना, तो हेडिंग डाल लीजिए स्थगन। सदन कुछ समय, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने के लिए स्थगित किए जा सकते हैं, के लिए स्थगित किए जा सकते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, होपफुली नहीं दिख रहा होगा तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिलवा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, अनिश्चित समय के लिए एक स्थगन है। आपने कुछ घंटे के लिए करा, कुछ दिन के लिए करा, कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए स्थगित कर दे, तो क्या है, आपको पता है ना कि इतने समय के लिए मैंने स्थिर सदन को स्थिर कर दिया।
पर एक ऐसा स्थगन होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दे, कुछ रैंडम आकस्मिक कारणों से, कई बार मुझे तो लगता है कि होना चाहिए, आकस्मिक कारणों से एकदम से स्थगित करना पड़ा है, तो उस समय प्लान नहीं होता ना, प्री प्लानिंग नहीं होती कि स्थगन कर देते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या पूरी प्लानिंग के तहत नहीं होता, आकस्मिक होते हैं ऑलमोस्ट। तो वो जो स्थगन होते हैं उनमें क्या होता है, हालातों का पता नहीं होता कि कब दोबारा से सत्र बिठा लेंगे हम, कब दोबारा से बैठकें हो जाएंगी, तो उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगन बोलते हैं। तो एक स्थगन कैसा है, अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ठीक है। और हाँ, स्थगन स्थगित कौन करेगा, इनके पीठासीन अधिकारी ही इन चीजों को स्थगित करेंगे। ठीक है। आप अगर जाओ तो तुम लोग चाय पी लो। क्या कर रही थी मैं, अच्छा, दोनों शब्दों में जब स्थगन हो रहा है तो दोनों टाइप के स्थगन, चाहे वो निश्चित समय वाले हो चाहे अनिश्चित समय वाले हो, दोनों में स्थगन कौन करेगा, वहां का पीठासीन अधिकारी करेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, दोनों तरह के स्थगन, ये निश्चित समय के लिए है ना, ये वाले निश्चित समय के लिए स्थगन है, ये अनिश्चित है, दोनों तरह के स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी करेंगे। वो बैठक बुला भी सकते हैं, है ना, सत्र बुला भी सकते हैं और करा भी, और स्थगित भी करा सकते हैं। चलिए एक और है आपका सत्रावसान। देखिए, सत्रावसान, कोई भी कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए कोई कार्य पूर्ण हो गया, उसके उसके अब उसका कुछ पता नहीं है, मतलब आगे की कुछ प्रोसीजर, कोई प्लानिंग पूरी वो नहीं है, रखी है, जो भी सिचुएशन है, अब सदन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन सदन का कुछ फिक्स समय नहीं है कि कितने समय के लिए स्थगित किया गया है ना, वही अनिश्चित अनिश्चित काल के जब स्थगन का, तो अब दोबारा से सत्र कैसे चालू होगा, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में राज्यपाल जी जो है वो सत्रावसान की घोषणा कर दें, पर जब वैसे जब ये अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रपति जी दोबारा से सत्रावसान कर सकते हैं, और वैसे अगर कुछ और खास जरूरतें पड़ती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, राज्यपाल जी सत्रावसान कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए जरा कार्य समाप्त होने पर सभापति या अध्यक्ष, देखिए, कार्य समाप्त होने पर सभापति या अध्यक्ष या अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकते हैं अनिश्चित काल के लिए, है ना, स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, सभापति या फिर अध्यक्ष कार्य संपन्न होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं। ठीक है, और क्या होगा, कुछ समय बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा कर देंगे, राष्ट्रपति सत्रावसान की घोषणा करते हैं। ठीक है, इज इट ओके? लिख लिया? लिख लिया? नेक्स्ट डालें।
हाँ मतलब इसको ये भी लिख दो, चलो ठीक है। कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल इसके बीच में 17 की घोषणा कर सकते हैं, इसके बीच में 17 आई थिंक हमें नेक्स्ट टॉपिक हमें नेक्स्ट स्लाइड में ही लिखना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट आपको अब हम लिखेंगे विघटन, कोरम, सदन में मतदान, 2-3 आपके टॉपिक्स बचे हैं हम लिखेंगे। चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको, नोट डाउन करिए फटाक से, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए जैसा आपको कंफर्टेबल है। मेरे हिसाब से तो आपको नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी आप चाहिए आप बन जाए, हमारा काम है आपको बताना बस, ठीक है। 17 लिख दिया अपन। विघटन जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, छोटा सा है एकदम, उसके बाद कोरम पढ़ लेंगे। चलिए हेडिंग डालिए विघटन, है ना, हेडिंग डालिए विघटन। मैं डाल देती हूँ हेडिंग भैया, तुम लोग क्यों डालोगे, है ना हेडिंग, जब तक हम नहीं डालेंगे आप हमें कॉपी नहीं करोगे ना। चलिए विघटन, आपको एक बात पता है कि जो विधानसभा है और विधान परिषद है, दोनों दोनों सदनों की बात हो रही है, विधानमंडल की, राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं ना। तो जो विधान परिषद है वो आपकी स्थायी सदन, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो क्या होता है, अगर स्थायी सदन है तो क्या वो विघटित होगी, आपको क्या लगता है स्थायी सदन विघटित होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो विघटन में विधान परिषद क्योंकि स्थायी सदन है वो विघटित नहीं होगा, लिखिए स्थायी सदन होने के नाते विधान परिषद विघटित नहीं होगा, ऐसे लिखिए। इज इट ओके? विधानसभा विघटित होगी, ठीक है। विधान परिषद स्थायी सदन होने के नाते विघटित नहीं हो सकती, विधानसभा विघटित हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, सपोज विधानसभा विघटित हो गई, है ना, तो जो प्रपोजल आए हैं वो कैसे पारित होंगे, है ना, हालात क्या करेंगे, खारिज होंगे ना वो प्रपोजल्स जो चल रहे होंगे। अगर आप भाई विधानसभा ही विघटित हो गई है तो प्रपोजल पारित नहीं हो सकते हैं, है ना। मान लीजिए विधानसभा आपकी समाप्त हो गई है और कोई प्रपोजल लाया गया था, चाहे वो विधानसभा में प्रपोजल लाया गया था स्टार्टिंग में, या फिर वो विधानसभा परिषद में, दोनों में से किसी में भी वो स्टार्टिंग में लाया गया प्रस्ताव, लेकिन अगर विधानसभा विघटित हो गई है तो वो प्रपोजल क्या होगा, रुक जाएगा, थम जाएगा, खारिज हो जाएगा, लेकिन वो पारित नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, चाहे वो प्रस्ताव यहाँ से शुरू हुआ हो, चाहे वो प्रस्ताव आपकी यहाँ से शुरू हुआ हो, विधानसभा के विघटन के समय क्या होगा, वो प्रयोग जो प्रपोजल यानी कि जो प्रस्ताव होगा वो पारित नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरे कौन से हालात होते हैं, विधानसभा द्वारा तो पारित हो गया था, लेकिन विधान परिषद में वो जो परिषद में भी पेंडिंग रुका पड़ा था वो भी खारिज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, अगर कोई प्रपोजल विधान परिषद से पारित हो रखा है और विधानसभा से नहीं हो रखा है तो वो खारिज नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। अगर यहाँ से पारित हो गया है विधान परिषद से, विधानसभा से पारित नहीं हुआ तो वो प्रपोजल आपका खारिज नहीं होगा, ये थोड़ा सा याद रखना। मुझे नहीं लगता है लिखवाने की जरूरत है, समझा दिया है, होप आप समझ गए हो। नहीं समझ पाओगे तो वीडियो को 2-3 बार, ये 2-3 मिनट की वीडियो 2-3 बार देखना और समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप कोरम, ठीक है, हेडिंग क्या है, कोरम। कोरम क्या है, अभी आया तो शायद मैं बताऊंगी आपको। कोरम क्या होता है, किसी
कार्य को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या। एक छोटी सी बात आप लिख के रखिए साथ में कोरम के, किसी कार्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या, है ना। मान लीजिए वो क्या है, एक सदन के 10वां हिस्सा कम से कम, एक सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी समेत, है ना। पीठासीन अधिकारी को लेकर वो जो संख्या है वो कम से कम सदन के जितने सदस्य हैं उसकी 10वां भाग तो होनी चाहिए वो सदस्य संख्या, तो वो क्या कहलाएगी, कोरम कहलाएगी। अगर कोरम की अनुपस्थिति है ना, कोरम की अनुपस्थिति यानी कि अगर जो भी सदस्य संख्या है उसका 10वां भाग पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, सदन की बैठक के दौरान पीठासीन अधिकारी का क्या कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित करे और जब तक कोरम पूरा ना हो तब तक ही सदन को स्थगित रखे। सिंपल सी बात है। लिखिए, कोरम पूरा ना होने पर, कोरम अनुपस्थित होने पर, पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। ठीक है, सिंपल सी बात है। मेरे हिसाब से आपको ये वाली बात आप समझ आ गया होगा कि कोरम क्या है ना। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोरम एक्चुअली में क्या है ना। पहले भी आया था कोरम शब्द, मैंने शायद कहा था कि पहले पढ़ चुके हैं, नहीं रिमाइंड था तो अभी मैंने पूरा लिखवा दिया है, तो आपको रिमाइंड हो जाना चाहिए कि व्हाट इज कोरम, राइट। चलिए अब लिखते हैं सदन में मतदान, हेडिंग डालते हैं हम सदन में मतदान। ठीक है, ठीक है, सदन में मतदान। चलिए, सदन में मतदान कहता है, आपको पता है कि जब भी कोई फैसला होता है तो वहां पे बहुमत ली जाती है। कई बार साधारण बहुमत ली जाती है तो कई बार विशेष बहुमत ली जाती है, पर कोई भी फैसला पारित होने से पहले सदन में मतदान होता है, वहां बहुमत आवश्यक होती ही होती है ना। इसमें कुछ लिखवाना है मुझे, किसी भी निर्णय के लिए सदन में मतदान होता है ना, सदन में मतदान होता है और बहुमत ली जाती है, बहुमत प्राप्त की जाती है। बहुमत कैसी कैसी हो सकती है ये भी लिख लेते हैं हैंड टू हैंड। पहले हम इस विषय में काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसमें साधारण बहुमत से काम चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसमें विशेष बहुमत चाहिए ही चाहिए, यानी फिक्स होता है कि कम से कम इतने व्यक्तियों की मत तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, संवैधानिक मामले जो हो गए हैं, वित्तीय मामले हो गए, तो विशेष बहुमत आपके चाहिए। ठीक है, यहाँ एक्चुअली में विशेष नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत और साधारण बहुमत दो प्रकार की होगी।
अब लिखिए हेडिंग डालिए विधानमंडल में भाषा। मेरे इस फ्लोर में ना मनाली से भी ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही है। आपको पता है कि संविधान में है ना, जितने भी राजकीय कार्य संवैधानिक कार्य उन सब में हिंदी और इंग्लिश को प्रभुत्ता मिलेगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को संविधान में आपकी भाषा बनाया हुआ है जिसमें काम होने चाहिए, जितने भी लीगल काम कानूनी काम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बने। अच्छा, जो इंग्लिश भाषा का काम किया गया था, इंग्लिश को 1950 में ये सोच के किया गया था कि जी 60 तक 1960 यानी कि 10 साल तक रखेंगे, हर 10 साल पे ये भाई ये बढ़ती जाती रहती है, आज तक खत्म नहीं है पीढ़ी, ठीक है। तो लेकिन जब संविधान बना था उस समय क्या था कि हिंदी तो थी भाषा, 10 साल का ये सोचा था कि 1950 में लागू हुआ संविधान, ये सोचा गया था कि 1960 तक आपको इंग्लिश भाषा को भी आपके राज्य में मतलब आपके संविधान में आपकी जितनी भी कानूनी प्रक्रिया है उन सब में वो इस्तेमाल होती रहेंगी और आफ्टर 10 इयर्स हम क्या करेंगे, इंग्लिश को रिमूव कर देंगे। बट एक्चुअली में क्या है, वो आज तक ही कंटिन्यू, अब तो इंग्लिश हमारी हिंदी पे भी भारी पड़ने लगी, तो हमें चिक चिक चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, कृपया कर हिंदी में बात करें, हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी का इस्तेमाल करें, ऐसे हमें साइन बोर्ड वगैरह साइन बोर्ड को लिख के है ना पैम्पलेट वगैरह लगाने पड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है कि वहां पे व्यक्ति जो है अपने मातृभाषा में बात करे, है ना, जो सदन का सदस्य है वो अपने मातृभाषा का प्रयोग करे और उसके लिए ट्रांसलेटर की भी सुविधा है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। चलिए लिखते हैं इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी, ऐसे अंग्रेजी और हिंदी, है ना। अंग्रेजी को 15 साल अर्थात 1965 तक, है ना, उस समय ये बताया गया था कि जो अंग्रेजी है वो 15 साल में शायद 10 साल हो जाएगा, 1965 तक यानी कि है ना के लिए क्या रहेगी। और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के मामले में समय सीमा थोड़ा बढ़ा दी गई थी, वो क्या थी 25 साल। हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना, इसमें क्या था 25 वर्ष कर लिया था। बाकी का इन जनरल क्या गया था कि जो इंग्लिश है वो आपकी 15 वर्ष तक रहेगी, यानी कि 1965 तक रहेगी, उसके बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा, सिर्फ हिंदी में ही रहेगा। फिर क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय में, ठीक है, 25 वर्ष के लिए रहेगी, ऐसा किया गया था। पर आप सभी जानते हैं कि हालात क्या हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के मामले में 40 वर्ष था, ये भी लिख लो, आप सब लिख लो। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, यहाँ 40 वर्ष है ना। क्या था ये 40 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष तक इंग्लिश, तक अंग्रेजी का प्रयोग रहेगा, ऐसा सोचा गया था, ऐसा प्लान किया गया था, है ना। ओके, आर यू कंफर्टेबल? आप लोगों को सबको समझ आ रही है जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ? चलिए, मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार पढ़ लेते हैं फटाफट से, एडिट डाल लेते हैं। मंत्रियों महाधिवक्ता के अधिकार, मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार, ठीक है। देखिए, समझना भी बहुत जरूरी है, खाली लिखा हुआ तो हमें बहुत भयंकर भयंकर मोटी मोटी इतने ग्रंथ टाइप की किताबें मिल जाएंगी, है ना, पर वही है ना
हम तो ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो हमें इतनी समझ कहाँ है ना, हमने रामायण भी पढ़ी, हमने महाभारत भी पढ़ी, हमने गीता भी पढ़ी, पर हमें अकल कितनी आई, हम समझे कितना उसको, है ना। तो सिर्फ ऐसा मत कर लीजिएगा कि इसको लिख लीजिएगा, आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, जहाँ समझना है वहां पॉज करके दोबारा देखना है। उसके बाद लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैसेज करना है, यानी कमेंट करना है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन ना मिले तो फिर कुछ और करना है, अदरवाइज आपको मेरे हिसाब से यहीं पे आपका इंडियन पॉलिटी का सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा, यानी कि आप इंडियन पॉलिटी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लायक बन जाएंगे। मेरे हिसाब से जितना आपको पढ़ा गया इससे कुछ अलग नहीं पूछा जा सकता है आपसे अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस, ठीक है। तो ये मत करना कि सिर्फ लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लिया आप लिख रहे हो, नहीं भाई, आपको जो मैं इतना बोल रही हूँ ना, समझा रही हूँ, उसको सुनना है, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। लिखा हुआ तो बहुत सारी किताबों में रखा है, सिर्फ लिखा हुआ हमें पढ़ने या नोट करने से काम आ जाए तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पता है क्या अधिकार है इनको, सदन की बैठक में बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है ना, सदन की बैठक में बैठने, है ना, बोलने, विचार प्रस्तुत करने, विचार रखने का अधिकार है। जो भी सदन के जो भी मंत्री हैं या फिर महाधिवक्ता है तो इनका क्या है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, है ना, उनकी बैठक में बैठ सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं, अपने विचार विमर्श रख सकते हैं, है ना। अच्छा, एक सदन का व्यक्ति एक ही एक जो व्यक्ति वो एक ही सदन का सदस्य है ना, पर वो दूसरे सदन में भी भाग ले सकता है, यानी कि एक सदन का सदस्य दूसरे सदन में भी भाग ले सकता है। एक सदन का सदस्य दूसरे सदन में भी बैठ सकता है, ठीक है, कार्यवाही में भाग ऐसे। इज इट ओके? अब हम हेडिंग डालते हैं विधान मंडल की विधायी प्रक्रिया, है ना, विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया। या फिर हम इसको कल पढ़ें। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा तेज हो रही है, मनाली कर लिया है, चलिए। तो जितना भी पढ़ लिया आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, 2 से 4 बार रिवाइज जरूर करिए ताकि आपको पक्का याद हो जाए। मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक जो दिव्या मैम थी जो पहले आईपीएस बनी थी फिर आईएएस बनी हुई है, उन्होंने भी बोला था कि मैंने एम लक्ष्मीकांत को कितनी ही बार पढ़ा, कम से कम 10 से 20 बार पढ़ा है उन्होंने। दिव्या मैम अगर 10 से 20 बार पढ़ेंगे तो आपको 25 से 30 बार पढ़ने की जरूरत है। अगर ये नोट्स है ना, कम से कम इन नोट्स को आप 10 बार पढ़ेंगे ना, डेफिनेटली ये वीडियो को 2-4 बार देखिए, नोट्स को 5 से 10 बार पढ़िए। आई एम 100% श्योर कि आपका इंडियन पॉलिटी यानी कि यूपी जो प्रीलिम्स आएगा ना, आपके ये पॉलिटिकल साइंस के आपके एक भी क्वेश्चंस खराब होने वाले नहीं, यानी कि आप 99 पॉइंट भी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी 100% सी क्वेश्चंस आप करके नहीं, राइट। तो चलिए, तब तक खुश रहिए, मजे में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और किसी व्यक्ति या किसी जानवर की हानि का किसी भी प्रकार से आप रीजन ना बनिए, किसी भी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली किसी भी तरह से आप हार्म मत करिए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, जितनी हो सके लोगों की मदद करिए, मदद नहीं करने लायक हैं अभी आप तो मदद करने लायक बनिए, अच्छे से मेहनत करिए और उस पोजीशन पे जाइए जहां से आप लोगों की मदद कर पाए, ठीक है। अभी तो ना आपके पास इतनी पावर्स है, ना फाइनेंशियली इतने अच्छे होंगे ना, क्योंकि अभी आप स्टडिंग एज में है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस समय आपके पास इतनी चीजें नहीं होंगी, मेरे पास नहीं है, तो कि हम उतनी हेल्प कर पाए लोगों की। बट आपको मेहनत करनी है, बनना है, अपने लिए नहीं बनना, हमेशा औरों के लिए कुछ करने के लिए भी बनना होता है, अपने लिए भी बनना है ऑब्वियस से, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, पर जितनी कोशिशों पे भगवान ने अगर आपको इसके लायक बनाया है, आपने मेहनत करके वो पद हासिल किया, तो कोशिश करिए कि बहुत लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर सके। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल, धन्यवाद।